वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 3 के सिलेबस से। उससे पहले आपको एक मोटिवेशन के तौर पे ही सही मान के चलो, मैं आपको अपना स्कोर बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने अच्छे खासे लेवल पे जाके मेहनत करी हुई थी और बहुत ही कम समय में इतना अच्छा स्कोर किया था। मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, हम सिलेबस पे बात करेंगे उससे पहले आप देखिएगा। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था, आज क्लियर कर देता हूँ कि तब मेरे मार्क्स आए थे 117। मैं अपनी शिफ्ट का टॉपर था। मेरे बाद किसी मैम के 106 मार्क्स आए थे। उसके बाद सभी अभ्यर्थी 100 के बिलो थे, क्योंकि काफ़ी टफ़ शिफ्ट में पेपर था और काफ़ी टफ़ क्वेश्चंस आए हुए थे। खास करके ईवीएस बहुत टफ़ था। और उसके बाद क्या है कि हमारी शिफ्ट में 3 प्रश्न लगभग 3 प्रश्न गलत थे, तो मेरे मार्क्स बढ़ करके 120 हो गए थे प्रोपोर्शनेट। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में मेरा 118.99 मार्क्स आया, यानी 119 मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आया। और कंसोलिडेटेड ओबीसी रैंक मेरी यहाँ पे 200 है। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस पे, बहुत ही विस्तार से बात करेंगे अच्छे से एक एक करके। हाँ, ये कंसोलिडेटेड रैंक मेरी 553 है। और अब हम बात करें सिलेबस पे, बात करने जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे बात करेंगे, आप ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले मैंने बाइलिंगुअल सिलेबस कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और यही सिलेबस आपका प्राइमरी का रहने वाला है। केवल यहाँ का ही ये सिलेबस नहीं रहता है, ये आपके लगभग यही आपका 3 विषयों पे आज हम बात करेंगे, यही आपका सिलेबस रहेगा। और जो अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सक्सेस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और जो भी सारी चीज़ें हैं अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। और जो सिलेबस है ना बाइलिंगुअल वाला, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, और सक्सेस क्लासेस पे मैं सबसे पहले कल ही आपको देखने को मिल जाएगा। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन से भी आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, सभी के लिए रहेंगी ये। तो एक एक करके हम चलिए बात कर लेते हैं। ये अपना रहा बाल विकास, अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि सिलेबस को हम जब तक अच्छे से नहीं समझ सकते तब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो सिलेबस को समझना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ छोटा सा, ताकि आप चीज़ों पे ध्यान दे पाएँ। मैंने इसको कर रखा है बाइलिंगुअल, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बाइलिंगुअल हमारी तैयारी होनी चाहिए। और मैंने नोट्स के बारे में भी बताया है, नोट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, अवेलेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीडीपी में पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। गणित भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैराथन्स के रूप में गणित पढ़ाऊंगा। लास्ट के 15 या 20 डेज़ मान के चलो, अभी मैं उतना टाइम आपके लिए नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी कुछ बहुत सारे काम अभी फ़िलहाल हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई, बाल विकास की बात करें यदि, तो एक एक करके टॉपिक को आप समझना, ध्यान दीजिएगा। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपको जानना है, लर्निंग के साथ में ये किस प्रकार से कनेक्टेड है ये आपको देखना है। इसके बाद एक आता है आपका डेवलपमेंट, विकास और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स रहते हैं वो। उसके बाद आ जाते हैं आपकी कुछ थ्योरीज, बहुत ज़्यादा बाल विकास के सिद्धांत, इनके बिना आपका काम नहीं चलता। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत अच्छे से आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे लेवल पे इनसे प्रश्न बनते हैं। एक सेकंड, हाँ। तो चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। इस पे बाल विकास के सिद्धांत पे हमने बात करी कि बाल विकास के सिद्धांत आएगा। उसके बाद है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं आपका, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इंटरकनेक्टेड होकर के, इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सामाजिकरण आपका आ जाता है, शिक्षक अभिभावक साथी, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसका कनेक्शन किस प्रकार से है। पियाजे, पाब्लो, कोहलर, थॉर्नडाइक रचना, आलोचनात्मक स्वरूप, पियाजे इनका कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के संबंध में इनकी थ्योरीज पूछी जाती हैं। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा आपसे बहुत अच्छे से पूछी जाती है। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, मतलब हम सिंपल सी भाषा में इंटेलिजेंस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत डिफिकल्ट बनते हैं, याद करने वाले प्रश्न बनते हैं। और मतलब मैं अपना बात करूं तो मेरा सीडीपी में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा था, क्योंकि
नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हुए थे और कुछ वेबसाइट पे जाके विजिट करा था, वहाँ से भी मैंने पढ़ा हुआ था। इसके बाद व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार आपका देखिएगा CDP में है यहाँ पे। लैंग्वेज एंड थॉट, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेदभाव और शैक्षिक प्रथाएं, जेंडर, ये पूछा गया। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि की विषमताओं के आधार पर भिन्नताओं की समझ। इसके बाद आपका अधिगम के लिए आकलन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न सच में कंफ्यूज करते हैं। देखिए इंग्लिश में हम देखें, हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इस छोटे से अंतर की वजह से के लिए का, ऑफ और फोर के की वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थी गलती करके आते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, लगता है कि ये चीज़ एक ही है लेकिन थोड़ा इनमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं और कुछ में बहुत बड़े डिफरेंसेस भी होते हैं। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अभिकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। और 3 विषयों का जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इस सिलेबस में आपका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, यही आपका फाइनल मतलब सिलेबस रहने वाला है। आप पुराने पैटर्न को भी उठा लीजिएगा, जिस तरीके से ESB ने फॉलो किया हुआ है, कट कॉपी पेस्ट का उसका सिस्टम चलता है। और अपना ये जो सिलेबस है ना वर्ग 3 का, पहले वाली परीक्षा का, इसमें CDP में हर चीज़ समाहित कर रखी है, हर एक टॉपिक यहाँ पे आपको इंक्लूड किया हुआ मिलेगा। तो आप इस सिलेबस को लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, उसमें पैटर्न में चेंजेस रहेगा भैया। आपका पेपर ना 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका 30 मार्क्स का रहेगा, पार्ट बी आपका 120 मार्क्स का रहेगा। उन पे भी हम विस्तार से बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझाना है, क्योंकि पहले की तुलना में अब थोड़ा सा चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अधिगम कठिनाई, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकता की पहचान, अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। इसको मैं ट्रांसलेट करना भूल गया, इसको भी अपन कर लेंगे। इसमें भी सिंपल है, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स। बाल अपराध, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं आपके। अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये आपका अच्छा खासा टॉपिक रहता है, समझ वाला रहता है। बच्चे कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, कैसे सीखते हैं, हाउ दे लर्न। बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, वाई एंड हाउ चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां क्या हैं। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, लर्निंग एज अ सोशल प्रोसेस, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में भी बच्चा होता है। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हम कह सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्वर कह सकते हैं बच्चे को। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं होती हैं, मतलब वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। बच्चे जो गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक लर्निंग का पार्ट है, उसको किस प्रकार से हम सार्थक करें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अवधान क्या है, रुकावटें यानी रुचि क्या, इंटरेस्ट क्या है, संज्ञान यानी जो समझ है, वो संवेग होते हैं बच्चों के, उनसे प्रश्न बनते हैं। अभिप्रेरणा, अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, एप्टीट्यूड एंड इट्स मेजरमेंट, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति और विस्मृति, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका था गणित का, और अभी हम CDP का था, गणित का और पर्यावरण का भी देखेंगे। अभी हम जो स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ने वाली, उन पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे कि कैसे पढ़ना। ये सारे टॉपिक्स मेरे नोट्स में भी इंक्लूडेड हैं, बस 2 टॉपिक नहीं है यहाँ से। एक आपका
हाँ, 2 टॉपिक नहीं है, भाषा और वो वाला मैंने अलग से पढ़े हुए थे, अलग से नोट्स बनाए हुए थे, इन वाले में नहीं है अपन, लेकिन इनको भी अलग से पीडीएफ में जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक अभी हम दोनों पे बात करेंगे। यदि कुछ अभ्यर्थी नए होंगे, आपको लग रहा है कि आप भाई मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने अच्छे से मेहनत करी हुई थी और वही चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके लिए हमने एक छोटा सा बैच चालू करा हुआ है, MP वर्ग 3 100% सिलेक्शन सुपर गाइडेंस बैच प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। इसमें सुपर गाइडेंस रहेगा, मेरे CDP के नोट्स अपलोडेड कर दिए हैं अभी हमने, और भी जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम व्हाट्सअप टेलीग्राम पे हमने एक परिश्रम एक बैच बनाया हुआ है, जो अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन होंगे उनमें उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिश करना, सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे निश्चित तौर पे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक अनुभव है परीक्षा का, अच्छा स्कोर किया था तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा हम करवाएंगे। तो इसकी गाइडलाइन वगैरह हमने ऑलरेडी निर्देश वगैरह अपलोड कर रखे थे, आप उसको देख लेना, हम एप्लीकेशन पे भी देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विषय की। हमने बात कर ली थी, और आपकी जो CDP रहेगी ना, सच बता रहा हूँ, CDP आपकी टफ लेवल की आती है, तो CDP को आपको टफ के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे नोट्स में याद करने वाली चीज़ें मिलेंगी आपको, और वो नोट्स मैं पूरा यूट्यूब पे निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो नोट्स आपको यहाँ पर बैच वाले में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और गणित की मैं मैराथन्स लूँगा, 2-2 या 3-3 घंटे की, यदि मैंने उस मैराथन्स ले ली तो गणित में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने दूंगा अभी। लेकिन लगभग आप ये मान के चलो कि फ़िलहाल 1 या 1.5 महीने में थोड़ा व्यस्त रहने वाला हूँ, तो अभी आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन CDP आपकी इसी दौरान में पूरी पढ़ा दूंगा। कुछ लेक्चर्स में नोट्स के माध्यम से पूरा कवर करवा दूंगा, फिर अपनी प्रैक्टिस चलेगी। और एक और चीज़ है, मुझे टाइम मिला तो PYQ जितने भी हैं मैं पूरे सॉल्व करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अब हम गणित की बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ है, जो बेसिक्स बुक्स है ना, उनका कोई तोड़ नहीं है, आप किसी से टीचर से भी पढ़ लो, वो मतलब उनकी कोई टक्कर नहीं दे सकता उनको। अब गणित की बात करें, इसमें जो गणित लिखा हुआ है बहुत बेसिक लिखा हुआ है, लेकिन इतना बेसिक गणित नहीं पूछा गया है। पात्रता परीक्षा आप पुरानी वाली उठा लो, और आने वाली में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे देखो, संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ, और 4 मूलभूत जो संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, आपकी इन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, कितना से मतलब जितना सिंपल आपको ये सिलेबस देखने में मिलेगा ना, ये नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम वो डिफ़िकल्टी लेवल को टच करेंगे, मतलब अच्छे लेवल को टच करते हैं। अब जो मेन चीज़, गुणा भाग हो गया अपना, इसके बाद भिन्न आएगा आपका, फ्रैक्शन वाला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रैक्शन आपको करना है। फ्रैक्शन के बाद यदि हम देखें आपका हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई, जो यूनिट्स होती हैं आपकी लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम की, इनसे प्रश्न बनते हैं और अच्छे खासे लेवल के प्रश्न बन जाते हैं। अब ये आपका कन्वर्जन हो गया, मीटर को सेंटीमीटर, केजी को आपको डेसीमीटर या डेकामीटर में बदलना है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिट्स, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। अब पैसा, लंबाई, भार, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। समय अंतराल हो गया। मीटर को सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन वाला था, इन्होंने अलग से भी दिया था कि भैया ये स्पेशल तौर पे कर लो, कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इनटू मीटर। कन्वर्जन अभी हमने ऊपर देखा ना, उसी को यहाँ पे इन्होंने दे दिया था सिलेबस में। पैटर्न आएगा आपका, पैटर्न में भी देखो घुमा फिरा के क्या चीज़ कहिए, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न भी पहचानना आने चाहिए आपको। NCERT में ये अच्छे से दिए गए हैं ये पैटर्न। ज्यामिति, मूल ज्यामिति अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोण। अब ये टॉपिक ना जितना सिंपल यहाँ पे देखने में लगता है कि बहुत बेसिक पूछा गया होगा, लेकिन जहाँ पे आपका किरण, रेखाखंड और कोण, एंगल आ जाए, वहाँ पे आप समझ लो 10th लेवल को टच करेंगे ही करेंगे ये। अब हम आगे देखें, त्रिभुज आ गया, ट्रायंगल आ गया, 10th लेवल को टच करेंगे। भले ही इन्होंने एक थ्योरम लिखी हुई है, हमें सारी थ्योरम देखनी पड़ेगी ट्रायंगल की। व्रत आ गया, व्रत के अंदर 10th लेवल का आपका है, बिल्कुल बेसिक नहीं पूछेंगे। यदि पूछेंगे, यदि कोई टॉपिक दिया है तो उसको आपको अच्छे लेवल पे जाके तैयार करना ही पड़ेगा। व्रत है आपका, सर्कल ही था ये आपका। एक ये आता है सममित, थोड़ा लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, मैं कैमरा ऑफ ही कर देता हूँ। चलो चलने देते हैं। व्रत हो गया आपका, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे।
सरल ज्यामितीय आकृतियां का क्षेत्रफल, परिमाप, दी गई आकृति को इकाई मान, मतलब ये आपका आ गया ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम और आगे चलें तो परिमाप, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, और यदि परिमाप क्षेत्रफल आ रहा है तो टफ से टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। परिवेश की जो 2D आकृतियों की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है लेकिन 2D में आपका रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, आपका सर्कल आ गया, इन चीज़ों को आपका रोम्बस आ गया, मतलब आप ठीक है जो भी आपका है चतुर्भुज उनको ले लो आप, जो भी आपके चतुर्भुज में आ जाएंगे। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी आपका जो सांख्यिकी होता है वहाँ से प्रश्न बनेंगे। घड़ी के संबंध में प्रश्न आपके बनेंगे, क्लॉक भी आपका टॉपिक है और क्लॉक में भी कन्वर्जन वगैरह आपका पूछा जाएगा, कन्वर्जन से ही प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। समय अंतराल की बात आएगी, टाइम का ही टॉपिक है ये। गुणा और भाग में पैटर्न यहाँ पर भी आ गया। सममिति पर आधारित, सिमेट्री से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना, पेडागोजिकल इश्यूज में ये वाले टॉपिक्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। इसको हमने सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे तीनों ये PDF को हम अपलोड कर दे रहे हैं, बाइलिंगुअल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी करो। ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एक्सेस नहीं चाहिए और आसानी से हर एक व्यक्ति डाउनलोड कर पाएगा। अब हमने 2 विषयों की बात कर ली है, अब हम जा रहे हैं तीसरे वाले विषय पर। पर्यावरण की बात करेंगे। पर्यावरण आपका एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपने NCERT कवर कर ली ना, सच बता रहा हूँ कि पर्यावरण में आपका फुल मार्क्स आएगा, पर्यावरण में फुल मार्क्स आएगा। हालांकि पुराने पेपर को देखा जाए तो इस NCERT से उतना कंटेंट नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको अंतरात्मा से बता रहा हूँ, मैंने NCERT अच्छे से पढ़ी हुई थी। EVS तो मैंने तीसरी, चौथी, पाँचवीं की पढ़ी थी, छठी, सातवीं, आठवीं की मैंने जियोग्राफी भी पढ़ी हुई थी, और छठी, सातवीं, आठवीं की मैंने विज्ञान के भी टॉपिक्स पढ़े हुए थे बहुत सारे। हालांकि मैंने विज्ञान पढ़ाई हुई है स्कूल्स में, तो वो मतलब अच्छी खासी है मेरी, तो दिक्कत नहीं आती मुझे। लेकिन उन टॉपिक्स, मतलब मैंने वो टॉपिक्स को पढ़ा हुआ था, तो मेरी पर्यावरण बहुत अच्छी गई थी, बहुत टफ पर्यावरण आई हुई थी, आप किसी भी शिफ्ट में जाके देख लो। लेकिन जिस तरीके से मैंने करा था ना, उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी, सच बता रहा हूँ मैं। इसको कैमरे को हम ऑन करते हैं, ठीक, तो पर्यावरण पे बात कर लेते हैं। और अब देखिए भाई, तो वो आप स्ट्रेटेजी वाली बात छोड़ दो, आपको लग रहा है किसी टीचर के माध्यम से पढ़ना है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ना है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, स्ट्रेटेजी भी हम बताएंगे। बस एक छोटी सी चीज़ करी हमने, गाइडेंस बैच और टेस्ट वाला, यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहे तो वो करेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो बिंदास वहाँ से पढ़ना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर भी पढ़ने के लिए, वो आपको फॉलो करना है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा, निश्चित तौर पर आपका अच्छा स्कोर होगा। हमारा परिवार, हम, ये थीम्स हैं आपकी, पर्यावरण की थीम्स होती हैं NCERT की, उनमें से प्रश्न बनते हैं। हमारा परिवार, हमारे मित्र, इनसे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, पशुओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वन, उनसे प्रश्न बनेंगे। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे, ये आपको 9th और 10th लेवल पे भी टच करना पड़ेगा। ये वाला एक ऐसा टॉपिक है, हम जब अलग बात करेंगे सेपरेट, तो किस चीज़ को कहाँ तक जाना है उस पर भी बात कर लेंगे। खेल एवं कार्य, यहाँ से आपको व्यायाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर एक गेम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओलंपिक्स के इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कठपुतली कहानी, ये हालांकि NCERT कवर कर रही है इनको। काम धंधे, उद्योग, व्यवसाय। आवास की बात करें, आवास आपका NCERT बहुत अच्छे से कवर कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारा भोजन आदत NCERT से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फल सब्जियों के बारे में, मतलब भोजन के घटक, ये तो स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है, शायद ये 6th क्लास के चैप्टर 1 में NCERT के में दिया हुआ है, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वहाँ से मैंने पढ़ा हुआ था, छठी, सातवीं, आठवीं, इनमें आप देखेंगे फूड के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ये 9th का एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पानी और हवा प्रदूषण संक्रमण, NCERT इतने हाई लेवल पे जाके कंप्लीट करवाएगी आपकी कि कोई प्रश्न बाहर से बनना ही नहीं है आपका इस टॉपिक से। और इसके बाद भूकंप हो गया, NCERT जियोग्राफी कवर करेगी, भूकंप, बाढ़ और सूखा को। हमें ना हर टॉपिक को पहचानना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने मध्य प्रदेश में जो सिलेबस दे रहे हैं ये टोटल
ईवीएस को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब तीसरी, चौथी और पाँचवीं, सीटेट के पेपर 1 में यहीं से तीसरी, चौथी, पाँचवीं से पूरा पेपर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ईवीएस के लिए आपको ये तीनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको विज्ञान भी देखनी है, जियोग्राफी के टॉपिक्स भी देखने पड़ेंगे, फिर जाके आपका 100% ईवीएस होगा। सारा कंटेंट नहीं, कुछ लिमिटेड कंटेंट, लेकिन हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा। प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, मिट्टी, पानी, एनसीईआरटी कवर करेगी। विभिन्न फसलें, एनसीईआरटी 6ठी या 7वीं या शायद 8वीं में दिया है फसल के बारे में बहुत अच्छे से। मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव हो गया, वनों की कटाई, ओजोन हो गया, अम्लीय वर्षा। एनसीईआरटी से अच्छा कोई मतलब इसको बता ही नहीं सकता। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत शानदार तरीके में दिया। प्लास्टिक के बारे में हर टाइप मिलेगा वहाँ पे आपको। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा भी लुसेंट फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मतलब अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे स्पेस से। तो एनसीईआरटी के अलावा भी आपको और भी टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। उसके लिए हम कुछ वेबसाइट्स की लिंक दे देंगे, वहाँ से भी हो जाएगा। तो ये पेडागॉजिकल इशूज़ रहेगा। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपकी जो परीक्षा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। हम यहाँ बात करते हैं, ये पेडागॉजिकल इशूज़ है, देखते हैं। अब इसका हम पूरा नहीं कह सकते, लेकिन ये 3 टॉपिक्स मैंने बताए वो 100% आपके कंफर्म है। आप एप्लीकेशन पे देख लेना। और अब हम बात करें, कुछ 2-3 चीज़ों की बात कर लेते हैं हम। आपका पेपर ना 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पार्ट ए रहेगा, इसमें पार्ट 1 कह लो और पार्ट 2 कह लो। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का रहेगा, पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट आधारित रहेगा। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सब्जेक्ट तो होते ही नहीं। भाई प्राइमरी में भी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या, जो आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे। प्राइमरी में भी आपके विषय होंगे, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी, पर्यावरण होगी। इनको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ये आपके विषय में आ जाएंगे सिलेबस में। और हिंदी भी आपका पूछा जाएगा। हिंदी तो आपका 100% रहेगा ही रहेगा। अब एक कन्फ्यूज़न बन रहा है लैंग्वेज वाला। अब वो यहाँ पे आपको संस्कृत और इंग्लिश में से चूज करने को देते हैं या नहीं देते हैं, वो देखना पड़ेगा हमको। इसका सिलेबस का इस चीज़ का थोड़ा कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक सेकेंड, हाँ, तो इसका हम थोड़ा सा और कन्फर्म कर लेंगे अभी। लेकिन आपको इन 4 विषयों को तो बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है। एक सेकेंड, इन 4 विषयों को आपको बहुत उच्च स्तर पे जाके कवर करना ही करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं आई, जो भी डाउट हो सिलेबस के संबंध में वो आप कर लेना। और जो अभ्यर्थी भी गाइडेंस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे ज्वाइन करिएगा। सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ग्रेड 3 का पात्रता भी निकलेगा आपका। चयन परीक्षा में वो स्कोर होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई वीडियो कोर्स ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गाइडेंस बैच है और टेस्ट सीरीज़ बैच है। मतलब मेन तो हम लोग टेस्ट सीरीज अब करते हैं, लेकिन गाइडेंस की कमी है, नोट्स की कमी है, वो चीज़ आपको स्पेशल तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरीके में प्रोवाइड करी जाएगी कि आप पात्रता ही नहीं, आप सिलेबस में भी बहुत ही अच्छे लेवल पर जाके एक स्कोर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको नॉर्मल बताऊंगा, मैं प्रमाणिक कंटेंट की बात कर रहा हूं। जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन प्रश्नों की बात करूंगा, उन बुक्स की बात करूंगा, उस कंटेंट की बात करूंगा, उस वेबसाइट की बात करूंगा, उस चैनल की बात करूंगा, उस सर की बात करूंगा जो बिल्कुल वैसा पढ़ाएंगे। तो इसको आप जिनको जो लगे वो आप ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी का गाइडेंस आपको बराबर मिलने जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी हम तैयारी को लेकर रणनीति पे भी बात करेंगे, कैसे आपको तैयारी करना है। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियोस अभी आप ग्रेड 3 के लिए थोड़ा हमेशा लेंदी ही रहेंगी, क्योंकि चीज़ों को यदि बहुत गहराई में जाकर बताना है तो उसके लिए हमें समय लेना पड़ेगा, तब जाकर के उसको हम गहराई में जाके बता सकते हैं। अभी मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक जो विषय है उसके टॉपिक पे बहुत विस्तार से बात करूंगा। किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ा जाएगा, किस गहराई तक पढ़ा जाएगा, किस टीचर से पढ़ा जाएगा, कहाँ से किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाएगी, हर चीज़ पे बात करूँगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन करके इन तीनों पीडीएफ्स को अभी आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं, तो बाइलिंगुअल आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।